गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन में हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम ये पढ़ लिए थे। अब एंजाइम के अंदर एक टॉपिक रह गया, एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि, ठीक है। अब जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इनके वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम की उपस्थिति से यह अभिक्रियाएं जल्दी से संपन्न हो जाती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम के बगैर संपन्न ही नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तब क्या होता है कि उन अभिक्रियाओं से बनने वाले उत्पाद हैं, उन उत्पादों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और कमी होने से एंजाइम की कमी से तो वो उत्पाद नहीं बनते हैं, और नहीं बनने से हमारे शरीर के अंदर कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंजाइम की क्रियाविधि की, एंजाइम किस तरह से किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो देखो पहले समझ, एंजाइम क्या करते हैं कि पहले ये हो गया कोई भी अभिकारक अणु, क्रियाधार या सबस्ट्रेट, और ये है एंजाइम। तो पहले क्या करेगा, एंजाइम है इस क्रियाधार के साथ, सबस्ट्रेट के साथ ये क्रिया कर ली और ये बन गया। तो ये एंजाइम क्रियाधार, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये एक संकुल बन जाता है, उपसहसंयोजक यौगिक बन जाता है। अब क्या करता है ये एंजाइम, इस क्रियाधार सबस्ट्रेट को एक मध्यवर्ती यौगिक में बदल देता है, मध्यवर्ती यौगिक में बदल देता है। और ये मध्यवर्ती यौगिक है किसके द्वारा बन रहा है, एंजाइम के द्वारा। एंजाइम यहाँ जुड़ा हुआ है, तब ये क्रियाधार ये मध्यवर्ती यौगिक में बदल गया, और फिर ये मध्यवर्ती यौगिक अपने आप ही उत्पाद यौगिक में बदल जाता है, ठीक है। और उत्पाद में जैसे ही क्रियाधार, देखो ये तो था क्रियाधार, है ना, जो अपने शरीर के अंदर हमने जो भोजन किया या कोई है उससे अपने को जो अणु प्राप्त हुआ है, ये वो अणु है। और ये मान लिया हमने एक क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम जैसे ही इस क्रियाधार के साथ जुड़ेगा तो इस क्रियाधार को क्या बनाएगा, पहले वो मध्यवर्ती में बदलेगा, ठीक है, मध्यवर्ती यौगिक में। धीरे धीरे वो मध्यवर्ती यौगिक है वो किस में बदलेगा, उत्पाद यौगिक में बदलेगा। लेकिन एंजाइम जुड़ा हुआ है, एंजाइम क्या है, जुड़ा हुआ है। ये सब यौगिक संकुल यौगिक होते हैं। अब जैसे ही वो उत्पाद में बना, जैसे उत्पाद अणु में बदल गया, तो फिर क्या करता है ये एंजाइम, इस उत्पाद को छोड़ देता है ना, नया यौगिक बन गया, उत्पाद में बदल गया, और एंजाइम वापस फ्री हो गया, मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। फिर यही एंजाइम है, दूसरा अणु होता है उसके साथ में वही क्रिया करता है ना। एक एंजाइम का एक अणु है ना, अनेक प्रकार के अनेक अणुओं के साथ में, क्रियाधार अणुओं के साथ में क्रिया करके उसको उत्पाद में बदल देता है। तो एंजाइम की क्रियाविधि है वो क्या होती है, निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। पहला पद क्या है, वो रहेगा एंजाइम तथा क्रियाधार, उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सबस्ट्रेट की क्रिया से एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण। तो पहले पद में क्या होगा, एंजाइम है क्रियाधार अर्थात सबस्ट्रेट, उसके साथ क्रिया करेगा, फिर दोनों जुड़ जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट और संकुल यानी उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हम एंजाइम को तो लिखते हैं ई के द्वारा, सबस्ट्रेट है क्रियाधार, इसको लिखते हैं एस से, और जो यौगिक बनेगा वो बनेगा ई एस। ये तो केवल यौगिक हो गया। अगर इसको संकुल लिखा है उपसहसंयोजक यौगिक, तो हम उसको बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट या क्रियाधार, ठीक है। और ये हो गया देखो एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल हो गया, ठीक है। ये उपसर्जक यौगिक बन गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट है संकुल, ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये ES है, ES, और ये किस में बदल गया, EI, एंजाइम इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, और बड़ा कोष्ठक है संकुल, इसमें बदल गया। तो ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है, ठीक है। और ये हो गया एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है। आप सबस्ट्रेट की जगह क्रियाधार लिख सकते हो, एंजाइम क्रियाधार संकुल लिख सकते हो वैसे, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तन, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है, ये एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल देगा, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां से ये लिखेंगे EI संकुल हो गया। ये क्या है, एंजाइम इंटरमीडिएट लिख दो, चाहे मध्यवर्ती लिख दो, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है। और ये बदल गया किसमें, EP, PN प्रोडक्ट, तो एंजाइम उत्पाद संकुल, इसमें बदल गया। जैसे ही एंजाइम की सतह पर अभिकारक सबस्ट्रेट क्रियाधार उत्पाद अणु में बदल जाता है, तो फिर एंजाइम क्या करता है, उस उत्पाद अणु को अपनी सतह से छोड़ देता है, यानी वो दूसरे यौगिक में बदल गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसका विघटन या अपघटन हो जाता है। तो चौथे स्टेप में क्या होगा, एंजाइम उत्पाद संकुल का एंजाइम तथा उत्पाद में विघटन, ठीक है। अब ये एंजाइम उत्पाद संकुल है, ये EP संकुल आ गया, ये एंजाइम उत्पाद संकुल है, ठीक है। अब जैसे ही उत्पाद में बदला तो ये E प्लस P हो जाएगा, ये एंजाइम अलग हो गया, वापस प्राप्त हो गया अपने को, यहां से ये एंजाइम और ये प्राप्त हो गया उत्पाद, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम है अभिकारक या सबस्ट्रेट या क्रियाधार अणु को किस प्रकार से उत्पाद में बदलता है, ठीक है। तो ये क्रियाविधि ध्यान रख लेना और इसको ठीक तरह से नोट कर लेना। आता है एग्जाम के अंदर, एंजाइम की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो आपको ये याद रखना, इस तरह से लिखना है। बस ये
एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलता है, और एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है फिर एंजाइम उत्पाद संकुल में बदलता है, फिर एंजाइम उत्पाद संकुल है वो टूट करके एंजाइम और उत्पाद में बदल जाता है। अपने उत्पाद प्राप्त हो गया, एंजाइम वापस प्राप्त हो गया। ये एंजाइम है वापस किसी सबस्ट्रेट या क्रियाधार के साथ क्रिया करके वापस एक अन्य सबस्ट्रेट अणु को उत्पाद में बदल देता है। ठीक है, तो ये एंजाइम की क्रियाविधि हो गई। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम की उपयोगिता। एंजाइम हमारे लिए हम देखते हैं कि एंजाइम है वो मुख्यतः पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, पाचन क्रिया के अंदर भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ एंजाइम है, एंजाइम की कमी से हमारे शरीर में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिनकी कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, या कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग हम अन्य कोई भी व्याधि है, रोग है, ठीक है ना, या कोई अन्य क्रियाविधि है उसको बदलने के लिए, बनाने के लिए, या उसका उपचार करने के लिए, निदान करने के लिए एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो एंजाइम है वो मुख्यतः एंजाइम मुख्यतः पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसका कार्य। अब इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, कुछ एंजाइमों की कमी से रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे हम एल्बिनिज्म एक रोग होता है, ठीक है, और वो रोग है ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। जैसे एल्बिनिज्म नामक रोग है, रोग ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। ठीक है, एल्बिनिज्म नामक रोग है वो ट्रायोसिनेज एंजाइम होता है, उसकी कमी से हो जाता है। और यदि हम भोजन के साथ में ट्रायोसिनेज एंजाइम ले लें तो इस रोग का उपचार भी हो जाता है। इसी प्रकार से एक चीज हम देखते हैं, जो हृदय रोगी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अचानक हार्ट अटैक हो गया, हृदयाघात हो गया। हार्ट अटैक का अर्थ क्या होता है कि हृदय है, हार्ट है, कुछ समय के लिए धड़कना अर्थात कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है ना, और कार्य करने न करने के कारण, बंद होने के कारण शरीर के अंदर रुधिर का प्रवाह, रक्त का प्रवाह वो बंद हो जाता है। और रक्त है या रुधिर है वो एक प्रकार का कोलोइडी विलियन होता है। ठीक है, और कोलोइडी विलियन है वो हमारे शरीर, मैंने कल ही बताया था, पूरा शरीर कोलोइडी विलियन से बना हुआ है। तो वो कोलोइडी विलियन है, तो जैसे थोड़ी देर अगर रुकेगा ब्लड, रुधिर रुकेगा तो रुधिर वहाँ पर जम जाएगा, और रुधिर का जमना, रक्त का जमना और रुधिर का थक्का या रक्त का थक्का बन जाता है। थक्का बन गया, इसका मतलब जम गया, तो रुधिर है यानी नलिका के अंदर जम गया, रुधिर नलिका के अंदर जम गया, तो फिर उसमें से रुधिर प्रवाह है, रक्त प्रवाह है, रक्त संचार है, वो नहीं होगा। और नहीं होने से हमारे शरीर को कोई एक भाग है वो पैरालिसिस, लकवाग्रस्त हो जाता है।
ठीक है ना, कार्य करना या निष्क्रिय हो जाता है। तो अब इसके लिए जो हृदय रोगी होते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कि हार्ट अटैक के कारण नलिकाओं में रुधिर का थक्का बन गया तो उस थक्के से मुक्ति दिलाने स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है ना, वो एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम तुरंत दे दिया। वो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, वो क्या करता है कि उस रुधिर के थक्का जो जमा हुआ है उसको घोल देता है। घोलते ही क्या होगा, वो घुल गया तो रक्त संचार पुनः शुरू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एंजाइम हैं वो हमारे लिए अनेक उपयोगी होते हैं। जैसे हृदय रोगियों के लिए रक्त के थक्के को घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कई बार आता है रक्त के थक्के को घोलने के लिए या न बनने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है जो रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, या रक्त का थक्का बना हुआ है तो उसको वापस घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम है भाई। तो एंजाइम मुख्य रूप से पाचन क्रिया में तो भाग लेते ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी कमी से, एंजाइम की कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे एल्बिनिज रोग है तो ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है, तो हम भोजन के साथ अगर ट्रायोसिनेज ले लें तो इस रोग से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। अगर रक्त का थक्का बन गया तो हम उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है वो दे देते हैं जिससे कि रक्त का थक्का वो घुल जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम की उपयोगिता हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। देखो न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी हमारे शरीर के अंदर एक जैव अणु के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और ये न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं, फिर इनकी उपयोगिता क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, हमने बायो में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग रूप से इसका विस्तार से वर्णन होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल है, वैसे अगर हम साधारण भाषा में देखें ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल है हमारे शरीर के अंदर होने वाली कई जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको नियंत्रित भी करते हैं, कुछ जैव अणुओं का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थों के अलावा अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं कि ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात अपने शरीर के अंदर जितने भी आनुवांशिक गुण हैं इन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। अब क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल है, वैसे हमने पढ़े थे कि डीएनए आरएनए है, ठीक है। डीएनए है, अगर हम कई बार पढ़ते हैं डीएनए टेस्ट, तो डीएनए टेस्ट आखिर है क्या चीज, ये कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनके अंदर ऐसा क्रम होता है और कई गुणों को वो लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और ये फिर एक बार जिस तरह से होते हैं एक जीव के अंदर है तो वैसा का वैसा अगर उसके अंदर उन अणुओं का जो संकलन है, एक अणु, दो अणु, 3, 4, 5, 6, ये क्रम होता है और इस क्रम के अनुसार ये व्यवस्थित होते हैं जिससे कि वो एक किसी जीव के सभी गुणों को वो निर्वहन करता है, उसको बता देता है। और वैसा ही क्रम अन्य किसी जीव में भी नहीं हो सकता। एक जीव का अगर डीएनए है जिस प्रकार के अणु से मिलकर बना हुआ है वैसा
किसी भी दूसरे जीव के अंदर नहीं हो सकता, चाहे वो जीव उसकी की संतान ही क्यों न हो, उसमें भी थोड़ा सा अंतर जरूर मिलेगा। हाँ, संतान है तो उन अणुओं के क्रम में थोड़ी समानता मिलेगी, लेकिन एकदम हूबहू नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब ये होते कहाँ पर है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है हमारे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ठीक है ना। केंद्रक के अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल है केंद्रक में भी हो गए और केंद्र के बाहर जीव द्रव्य। तो न्यूक्लिक अम्ल वैसे दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए रहेगा कोशिका के केंद्रक में, अधिक मात्रा में कोशिका के केंद्रक में, और थोड़ी मात्रा में डीएनए है वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य में, थोड़ी मात्रा में। और आरएनए है वो अधिक मात्रा में रहेगा कोशिका द्रव्य में, ठीक है, और कम मात्रा में रहेगा केंद्र के अंदर। और ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये वैसे आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं। अब चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं। जैविक कोशिकाओं के नाभिकों केंद्रकों में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में जुड़े रहते हैं। समस्त जैविक कोशिकाओं के नाभिक या केंद्र में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन, अब इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लिक अणु होते हैं, न्यूक्लिक अणु अम्ल होते हैं, ये प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जैसे ये प्रोटीन की अणु है ये, तो इसके यहाँ पर जुड़े रहते हैं साइड के अंदर इससे, इसलिए इनको क्या न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोस्थेटिक समूह के रूप में साइड में जुड़े रहते हैं, तो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में जुड़े रहते हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र में आनुवंशिक कूट धारण करने वाले जीन में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्र को हम नाभिक भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में जीन होते हैं। इन जीन पर न्यूक्लिक अम्ल जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये जीन भी प्रोटीन के बने होते हैं, इनके साइड के अंदर है ना प्रोस्थेटिक समूह के रूप में ये न्यूक्लिक अम्ल जुड़े रहते हैं। इसका मतलब
केंद्रक हैं उसके अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र में जीन, जीन बना रहता है डीएनए का, आरएनए, ठीक है ना। तो वहां पर ये न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो हम अगर कल्पना करते हैं एक कोशिका, कोशिका का एक छोटा भाग, ठीक है, उसको कहते हैं केंद्र, केंद्र के अंदर भी एक छोटा भाग गुणसूत्र, और उस गुणसूत्र पर होते हैं जीन, वो भी एक छोटा भाग, उस जीन के अंदर ये डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब है न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार ये हम बायो में भी पढ़ रहे हैं, शुरू 9th कक्षा 10th कक्षा में भी पढ़ा था हमने। तो न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार, तो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, एक तो हो गया राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है उसको तो हम कहते हैं आरएनए, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं डीएनए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल है दो प्रकार के रहेंगे, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब ये है कि न्यूक्लिक अम्ल है दो प्रकार के, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये पाए कहां जाते हैं। तो हम देखते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल है मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया एवं जीव द्रव्यों में पाए जाते हैं तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट आरएनए है ज्यादातर जीव द्रव्य में रहेगा, ठीक है, और थोड़ी मात्रा और या माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, लेकिन केंद्र के अंदर आरएनए बहुत कम होता है। और डीएनए है इसका विपरीत हो गया, डीएनए अधिकांश मुख्यतः केंद्र में पाया जाता है और अल्प मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य में पाया जाता है। तो ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया तथा जीव द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डीएनए केंद्रक में होता है। फिर हम इनकी संरचनाएं कैसी होती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए है, हम इनके बारे में अब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको आप जो भी मैंने यहाँ पर नोट्स के रूप में लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर लिखे, इनको आप नोटेट करते रहना चाहिए। तो न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार में न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, वैसे देखा जाए न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और ये आनुवांशिक पदार्थ है उनको ये होते कहाँ पर है कि न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। इन न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर
ये प्रोस्थेटिक समूह के रूप में जुड़े रहते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। अगर न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन है वही क्या कहलाएगा? डीएनए तथा आरएनए का रासायनिक संगठन। ठीक है, डीएनए और आरएनए। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल हैं, देखो एक चीज समझ है, न्यूक्लिक अम्ल है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन याद करना हो तो पहले उसको हम क्या करते हैं कि छोटे अणु में तोड़ने के लिए जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, अर्थात जल के साथ क्रिया के द्वारा उस बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है। तो अपने को कौन से छोटे स्थायी अणु प्राप्त होते हैं? क्या फिर जल अपघटन के बाद में हम उन छोटे अणु को और क्रिया करके छोटे अणु बदल सकते हैं? अगर वो बदल गए स्थायी अणु के अंदर तो वो आगे। तो इस प्रकार से हम जहाँ तक उसका लास्ट में उसका अपघटन जल अपघटन नहीं होता है, वो उस पदार्थ का, किसी भी पदार्थ की वो छोटी से बड़ी मूल इकाई बन जाती है, छोटी या बड़ी मूल इकाई बन जाती है। तब हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ इन 2, 3, 4 पदार्थों से मिल करके बना रहता है। तो जैसे ही हम न्यूक्लिक अम्ल है इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना? तो इससे अपने को प्राप्त होते हैं दो चीजें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि अगर न्यूक्लियोटाइड बना दिए, ठीक है, तो एक पदार्थ भी आ सकता है ये और ये दोनों भी आ सकते हैं। अगर थोड़ा कम हुआ तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पहले प्राप्त होगा अपने को न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड का और जल अपघटन कराते हैं, आंशिक जल अपघटन, तो प्राप्त हो जाएगा उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये दो प्राप्त हो गए। फिर हम केवल किसका फॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4, इसका अब जल अपघटन नहीं होगा। अब जल अपघटन किसका होगा? न्यूक्लियोसाइड का होगा। न्यूक्लियोसाइड का होगा तब क्या बनेगी? एक तो प्राप्त होगी अपने को शर्करा और एक प्राप्त होगी अपने को क्षार। ठीक है, और ये क्षार है, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार कहा जाता है जिसको, एक क्षार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोटी इकाइयों में क्या हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, वो कौन कौन से छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये कैसे, जिसका अपघटन लास्ट में नहीं होता है, तो जैसे फॉस्फोरिक अम्ल का नहीं हुआ, शर्करा का नहीं हुआ और क्षार का नहीं हुआ, तो इसका अर्थ हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल है, एक तो बन गया शर्करा प्लस क्षार प्लस फॉस्फोरिक अम्ल।
तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल हैं शर्करा, क्षार तथा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन ज्ञात करें। फिर हम कल पढ़ेंगे कि ये कौन सी शर्करा होती है, ठीक है, और उसमें कौन से क्षार होते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल तो एक ही होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। तो क्षार के अंदर क्या रहेंगे, शर्करा में कौन सी शर्करा होगी, उनकी संरचना कैसी होगी, किस प्रकार से वो क्षार है शर्करा से जुड़ते हैं, और किस प्रकार से फॉस्फोरिक अम्ल वो शर्करा से जुड़ते हैं, और इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। हमने तोड़ दिया, फिर वापस बनने की प्रक्रिया को भी हम इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे। इसमें कोई भी चीज़ समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।